गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोग एसी सर्किट्स पढ़ रहे थे जिसमें रेजिस्टिव और इंडक्टिव सर्किट पढ़ चुके थे। तो हम लोग दो टाइप के सर्किट्स पढ़ चुके थे, एक रेजिस्टिव सर्किट और दूसरा इंडक्टिव सर्किट। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं that is a कैपेसिटिव सर्किट। तो एक एसी सर्किट जिसमें क्या हो, तो एक कैपेसिटर हो। तो देख लेते हैं भाई, ये रहा हमारा एसी सर्किट और इसमें हम लोग क्या जोड़ दिए हैं, तो एक कैपेसिटर को जोड़ दिए। सो वी हैव कनेक्टेड अ कैपेसिटर इन एन एसी सर्किट। फाइन, नाउ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास ईएमएफ का इक्वेशन है E = E0 sin ओमेगा t। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ईएमएफ। नाउ हम लोग क्या पता है, तो चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस अ कैपेसिटर, ठीक है, चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर इज Q = C × E। Q = CB होता है, तो Q = क्या हो गया, तो C × E हो गया। तो दैट इज द चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस अ कैपेसिटर। ठीक, नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ E। E इज सिंपली E0 sin ओमेगा t। तो Q = हो गया C E0 sin ओमेगा t। नाउ वी ऑल्सो नो और वी नो दैट I = क्या होता है, तो I इज सिंपली द डिफ्रेंसिएशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू t, इट इज dQ/dt, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ C E0 sin ओमेगा t बाई dt। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ C E0 sin ओमेगा t बाई dt। तो I = हो गया C कांस्टेंट E कांस्टेंट, उसको बाहर कर दिए तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin ओमेगा t बाई dt विच इज इक्वल टू C E0 sin ओमेगा t का डिफ्रेंसिएशन cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। ठीक है, तो हमारा करंट का इक्वेशन आ गया C E0 और ओमेगा C इंटू E0 इंटू कॉस ओमेगा t। ठीक है, नाउ इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा C E0 इंटू साइन ओमेगा t प्लस π/2 sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू साइन कॉस थीटा। ठीक, और दिस इक्वेशन कैन बी ऑल्सो रिटन एज I = E0 अपॉन 1 ओमेगा C इंटू साइन ओमेगा t प्लस π/2। ठीक है ना। अब अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या था, I = I0 sin ओमेगा t। तो यहाँ पे I के जगह पे I है, I0 के जगह पे क्या है, तो E0 अपॉन 1 ओमेगा C। डैट E0 बाई 1 ओमेगा C को हम लिख सकते हैं I0, और ये हो गया साइन ओमेगा t प्लस π/2। तो हमारा I की वैल्यू हो गया I0 sin ओमेगा t प्लस π/2, दैट इज द वैल्यू ऑफ I। ठीक, अब यहाँ पे I0 कैसे निकाला, तो I0 की वैल्यू है हमारा E0 यानी EMF अपॉन द 1 ओमेगा C। अब भाई I = क्या होता था, तो E/R होता था। यहाँ पे तो कैपेसिटिव सर्किट है, तो कैपेसिटिव सर्किट में कोई तो एक ऐसा पार्ट होगा जो एक्ट कर रहा होगा रेजिस्टेंस की तरह। तो ये जो डिनोमिनेटर में हमारा टर्म है 1 ओमेगा C, दैट इज वर्किंग एज ए रेजिस्टेंस। तो इस को हम लोग लिखेंगे E0 बाई XC, E0 बाई XC
जहाँ पे एक्स सी का वैल्यू हो गया 1/ωc और एक्स सी इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो हियर एक्स इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट और एक्स इक्वल टू 1/ωc और एक्स सी कैन बी रिटन एज 1/ω, ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/μc। एक्स इक्वल टू 1/ωc, ओमेगा को लिख सकते हैं 1/2π/μc। ठीक, this whole term acts as a resistance in the capacitive circuit, which is called the capacitive reactance. The part of the capacitor which acts as a resistance, that is called the capacitive reactance. Okay. अब ये जो XC है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के है, मीन्स जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना कम होगा हमारा XC, यानी रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट का या रिएक्टेंस ऑफ सर्किट का कम होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग क्या स्टार्ट किए, हम लोग स्टार्ट किए थे E = E0 sin ωt और हम पहुँचे कहाँ, तो हम लोग पहुँचे I = I0 sin ωt प्लस π/2। अगर इसको हम वेव डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, अगर इसको हम लोग वेव डायग्राम के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे हमारा वेव डायग्राम इसका बनेगा। ठीक है, सो वेव डायग्राम, इन टर्म्स ऑफ वेव डायग्राम वी कैन राइट इट एज, देखेंगे ये हो गया हमारा साइन का फंक्शन, ये इक्वेशन है ईएमएफ का, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ यानी E0, और हमारा जो I है E से 90 डिग्री आगे चल रहा है, तो जब ये 0 होगा तो ये मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तो ये 0 होगा, जब ये 0 होगा तब ये मिनिमम होगा, और जब ये मिनिमम होगा तो ये 0 होगा, और जब ये फिर 0 होगा तो ये मैक्सिमम होगा। तो ये इक्वेशन किसका हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया I0। सो दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग E = E0 sin ωt एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग I = I0 sin ωt। ठीक, तो these are the two terms which represents the current in a circuit, ये हमारा कैपेसिटिव सर्किट का वेव डायग्राम हो गया। So this is basically the wave diagram of a capacitive circuit. Now we also have to represent the phasor diagram. तो फेज डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, तो हम सिंपली डिनोट करते हैं E0, तो ये हो गया हमारा E0 जो कि थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा है, ये हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया ईएमएफ का E, और हमारा I है वो इससे कितने डिग्री पे आगे है, तो 90 डिग्री पे आगे है, ये हो गया I0 और ये हो गया I का वैल्यू। तो that is the phasor diagram which represents the relationship between the instantaneous value of EMF and instantaneous value of current, and it shows that the current is leading the voltage by a phase difference of 90 degree, or phase angle of 90 degree. So we have three types of circuit currently: resistive circuit, capacitive circuit and inductive circuit. In resistance, the current and voltage are in same phase. In resistive circuit, the current and voltage are in same phase. In a capacitive circuit, current leads voltage by 90 डिग्री। करंट वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड कर रहा है,
और इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। तो ये 3 टाइप के सर्किट्स हो गए, कैपेसिटिव, इंडक्टिव और रजिस्टिव, और तीनों केस में हमको ये हमारा इसमें से नोट करने लायक चीज़ आया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमको रिप्रेजेंट करना है करंट और वोल्टेज के रिलेशनशिप को, तो ये तीनों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। नाउ आफ्टर स्टडिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक regarding the LC circuit, regarding the AC circuit, and that topic is called the series LCR circuit. Okay? So we are going to start with the topic, and that is series LC. तो सीरीज LCR सर्किट हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग करते क्या है, मतलब L, C और R तीनों क्या है, सीरीज में है। अब इसमें हम लोग करते क्या है, तो करंट को कांस्टेंट मान लेते हैं। मान लेते हैं ये करंट है, करंट को कांस्टेंट कर लेते हैं, और बेस्ड ऑन द करंट हम लोग वोल्टेज देखते हैं। वोल्टेज ऑब्वियसली करंट तो वही सबके क्रॉस सेम ही जा रहा है, तो करंट को एक हम पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में सेट करते हैं। वोल्टेज को देखते हैं, वोल्टेज कैसे चल रहा है। तो अगर ये करंट थ्रू रजिस्टर, तो वोल्टेज थ्रू रजिस्टर क्या होगा, तो वोल्टेज थ्रू रजिस्टर वही सेम ही, करंट थ्रू रजिस्टर जो है वोल्टेज, रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम ही फेज में होते हैं, तो ये हमारा सेम फेज में हो गया। जब कैपेसिटर की बात करते हैं, तो कैपेसिटर में जो करंट होता है, ये है हमारा करंट थ्रू कैपेसिटर, सॉरी, उसमें वोल्टेज जो होता है करंट से 90 डिग्री पीछे चल रहा होता है, ठीक है। तो ये अगर करंट हुआ कैपेसिटर के थ्रू, तो वोल्टेज जो 90 डिग्री पीछे चल रहा है, ठीक। नाउ हम बात करते हैं इंडक्टर का। तो इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री आगे चल रहा होता है। तो ये तीनों के अक्रॉस का हमारा वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप हो गया। देख रहे हैं ना, वोल्टेज और करंट सेम फेज में, करंट आगे वोल्टेज पीछे, वोल्टेज आगे करंट पीछे, तो ये सिचुएशन हमारे पास है। अब इसको क्या करते हैं, तो एक सर्किट में हम लोग इसको एक फेजर डायग्राम में हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये मान लेते हैं क्या हो गया, तो करंट थ्रू रजिस्टर, करंट का हम लोग डायरेक्शन ले लेते हैं। तो अगर ये करंट है तो इसके कुछ वोल्टेज भी सेम फेज में है, तो इसको VR ले लेते हैं हम लोग, करंट का डायरेक्शन वोल्टेज। और ये हो गया इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर जो करंट से 90 डिग्री आगे चल रहा है, और ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर जो करंट से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। यहाँ पे हम लोग एज्यूम करके देख रहे हैं, चल रहे हैं कि VL है वो VC से ज़्यादा है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं हम लोग, ये सिचुएशन हो गया हमारे पास। अब अगर हम इसको हम फेज डायग्राम में तो वेक्टर कंसीडर करके चल रहे हैं। अब वेक्टर कंसीडर करके चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जल्दी एक ध्यान देते हैं, अगर एक फोर्स है 10 न्यूटन और एक फोर्स है 5 न्यूटन, 10 न्यूटन इधर है और 5 न्यूटन इधर है, तो नेट क्या हो जाएगा, तो नेट वोल्टेज हो जाएगा 5 न्यूटन टूवर्ड्स राइट। तो अगर ये VL है और ये VC है, तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो नेट वोल्टेज हो जाएगा हमारा VL माइनस VC, VL माइनस VC ऊपर किधर की तरफ, तो ऊपर की तरफ। तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया इन VL और VC का। अब ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर है, ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये हो गया VR, VL, सॉरी इसको हम VR ना करके हम E से डिनोट किए थे, इसलिए हम इसको EL कर देते हैं, इसको EC कर लेते हैं, सॉरी इसको ER कर लेते हैं।
क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा झूठ मूठ का आपको, इसलिए इसको EL माइनस CC कर देते हैं। ठीक, तो अगर ER और EL माइनस EC का रिजल्टेंट है हमारा ये नेट EMF ड्रॉप, नेट पोटेंशियल ड्रॉप E, और मान लेते हैं ये जो E है वो करंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 5 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस केस में फ्रॉम किसने कैन आई राइट E शुड बी इक्वल टू रूट अंडर EL माइनस EC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया EL माइनस EC, ये हो गया ER, तो इसका रिजल्टेंट E ले लिए, तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा EL माइनस EC का होल स्क्वायर प्लस ER का स्क्वायर। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग I इंटू XL, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर I इंटू XC का स्क्वायर प्लस ER का स्क्वायर का रूट अंडर। क्या कर रहा हूँ भाई, IR का स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, देखो E इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता था IR। अब हम बात करते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, तो इंडक्टर के अक्रॉस का करंट को क्या लिखते हैं I, और इंडक्टर के अक्रॉस के कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को क्या रिएक्ट करते हैं, XL। तो I इंटू R, तो इंडक्टर के अक्रॉस का रेजिस्टेंस क्या है, तो XL है, तो लिखेंगे इसको I इंटू XL, तो EL इक्वल टू I इंटू XL। सिमिलरली EC इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो I इंटू XC। ठीक है, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर इक्वल टू सिंपली I इंटू R। तो ये मेरे पास सिचुएशन हो गया डिफरेंट कंडीशंस का। ठीक, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये हमारा नेट EMF आ गया E, और इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो भाई I स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। I स्क्वायर कॉमन ले तो हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट अंडर। अब I स्क्वायर है, तो I स्क्वायर में से I को बाहर करें तो ये I हो गया इधर, तो ये हो गया हमारा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और E बाई I इक्वल टू रूट अंडर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, नाउ E बाई I वोल्टेज बाई करंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे एक सर्किट नहीं है, यहाँ पे तीन सर्किट है, तो ये तीनों सर्किट का जो नेट कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो Z को क्या बोलते हैं, तो Z को बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी टोटल रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, और सिंपली बोलते हैं इसको इम्पिडेंस ऑफ सर्किट और इम्पिडेंस ऑफ LCR सर्किट। यानी जो टोटल रेजिस्टेंस है किसी भी सर्किट के अक्रॉस को, उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इम्पिडेंस से डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं, इम्पिडेंस इसको कहते हैं। तो Z इक्वल टू क्या आ गया, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दैट इज द इम्पिडेंस ऑफ LCR सर्किट। ठीक, नाउ अभी हम लोग क्या देख रहे थे, तो ये हमारा था EL माइनस EC, और ये था ER, और ये था नेट EMF E, और ये एंगल था फाई, और तो ये EL माइनस EC, तो ये हो जाएगा EL माइनस EC, ये ER, तो ये हो जाएगा ER। नाउ अगर इस ट्रायंगल को हम कुछ नाम दे दें, तो हम लोग देख रहे थे इम्पिडेंस, और अब हमको पता करना है कि E और I के बीच में एंगल क्या है, तो कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये फाई निकाल लेंगे, फाई। ठीक, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारा EL माइनस EC था, तो ये हो गया EL माइनस EC, ये ER था, तो ये हो गया, ये भी ER हो गया। तो एक हमारा ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल का नाम दे दिया OAB। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OAB tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा,
तो tan फाई की वैल्यू हो जाएगा EL माइनस EC अपॉन ER। EL इक्वल टू, तो ये है इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में क्या होता था, इसके रेजिस्टेंस को हम लोग एक्सेल से डिनोट करते थे और करंट को डिनोट करते थे I से। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा, I इंटू एक्सएल माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो जाएगा, I इंटू XC, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर क्या हो जाएगा, तो I इंटू R। ठीक, I को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा एक्सएल माइनस XC अपॉन IR। I से I कैंसिल, तो tan फाई का वैल्यू आ गया हमारा एक्सएल माइनस XC अपॉन R, और फाई इक्वल टू यानी फेज एंगल आ गया tan इनवर्स एक्सएल माइनस XC बाई R। ठीक, फेज डिफरेंस आ गया tan इनवर्स एक्सएल माइनस XC बाई R। ठीक, और इम्पिडेंस आ गया Z इक्वल टू एक्सएल माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से सीरीज LCR सर्किट से जो भी हमारे पास फॉर्मूले आए हैं उसको बाकी सर्किट्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास दो मेन फॉर्मूले हैं जो हमको भी यहाँ पे मिला। पहला फॉर्मूला था Z इक्वल टू रूट अंडर एक्सएल माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला था फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस XC बाई R। ठीक, अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर हमारे पास एक रेजिस्टिव सर्किट होगा, मतलब क्या है, बस रजिस्टर है और कुछ नहीं है उसमें, तो उसमें एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, XC की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो इम्पिडेंस क्या हो गया रेजिस्टिव सर्किट का, तो लिख सकते हैं रूट अंडर R स्क्वायर जो कि R। तो अगर हमारे पास एक रेजिस्टिव सर्किट है तो रेजिस्टिव सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है बेसिकली वो रजिस्टर का ही रेजिस्टेंस होता है और उसमें कुछ नहीं होता है। तो फॉर रेजिस्टिव सर्किट Z इक्वल टू R, और फाई क्या हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल 0 XC 0 बाई R यानी 0। तो फाई फेज डिफरेंस कितना हो गया, तो 0 डिग्री का। तो हम लोग क्या पढ़े थे, अगर हमारे पास एक रेजिस्टिव सर्किट है तो उसमें करंट एंड वोल्टेज बोथ लाइंस बोथ हैव सेम फेज, दोनों सेम फेज में होता है, किसमें, तो एक रेजिस्टिव सर्किट के अक्रॉस अ रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज। ठीक, नाउ दूसरा सर्किट पे चलते हैं, फॉर अ कैपेसिटिव सर्किट। अगर हमारे पास एक कैपेसिटिव सर्किट है, तो अगर कैपेसिटिव सर्किट है हमारे पास, तो कैपेसिटिव सर्किट में क्या नहीं है, तो रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्टेंस नहीं है, तो बस हमारे पास क्या आता है XC है। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर एक्सएल माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एक्सएल को 0 कर दिया, XC का स्क्वायर यानी माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यानी इसका इम्पिडेंस कितना आ गया, तो सिंपली इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बाद के बराबर उसका इम्पिडेंस आ गया। और करंट और वोल्टेज में कितना का फेज डिफरेंस होगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस XC बाई, एक्सएल तो है नहीं, XC बाई 0। तो कितना हो गया, tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। दैट मीन्स व्हाट, इस केस में करंट एंड वोल्टेज आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का अंतर चल रहा है, और कौन किसको लीड कर रहा है, तो एक कैपेसिटिव सर्किट में I करंट लीड करता है किसको, तो V को बाई 90 डिग्री। तो एक कैपेसिटिव सर्किट में करंट है वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड कर रहा होता है। ठीक,
तो ये हो गया हमारा कैपेसिटिव सर्किट। सेम हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं किसमें, इंडक्टिव सर्किट के अक्रॉस। तो इंडक्टिव सर्किट के अक्रॉस कैसे अप्लाई करेंगे, तो फॉर इंडक्टिव सर्किट के लिए क्या कह सकते हैं, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एक्सएल माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्योंकि एक्स ही तो है नहीं, तो जेड का वैल्यू कितना आ गया, तो सिंपली एक्सएल। और फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। ना तो एक्सी है ना तो आर है, तो फाई का वैल्यू क्या हो गया, तो tan इनवर्स एक्सएल बाई 0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, तो 90 डिग्री का फिर से। और इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, तो इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। तो हमारे पास तीनों सर्किट का फॉर्मूला आ गया। तो या तो हम तीनों सर्किट को एक एक करके हम लोग उसको डिराइव कर सकते हैं, कौन किसके आगे चल रहा है कौन किसके पीछे चल रहा है, या सीधे सीरीज LCR सर्किट का हमको फॉर्मूला अगर ध्यान में रहता है तो कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है सारा हम लोग को निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीरीज LCR सर्किट। अब दो सर्किट और हमारे पास बच रहे हैं। ये सर्किट कौन से हैं, तो एक हो जाएगा LR सर्किट और एक हो जाएगा CR सर्किट। ठीक है, तो हम देखते हैं सीरीज LR सर्किट। तो अगर हमारे पास सीरीज LR सर्किट है, यानी इंडक्टर और रजिस्टर साथ में है, वो भी कैसे, तो सीरीज में। ठीक है, तो अगर हमारे पास इंडक्टर रजिस्टर दोनों साथ में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान देंगे जेड इक्वल टू क्या था, तो रूट अंडर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर, ये हो गया हमारा जेड का वैल्यू। और फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। क्योंकि वहाँ पे एक्सएल नहीं है तो ये हो जाएगा सिंपली tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। ये हो गया फेज डिफरेंस। ठीक, तो सीरीज LCR सर्किट के लिए जेड का वैल्यू ये, फाई का वैल्यू ये। ठीक, अब हमारा लास्ट सर्किट बच गया CR सर्किट। ठीक है, तो सीरीज CR सर्किट, अगर हमारे पास कैपेसिटर और रजिस्टर का सीरीज सर्किट है तो ये लेते हैं कैपेसिटर और ये लेते हैं हम लोग रजिस्टर, और इसको जोड़ते हैं AC करंट से। तो जेड क्या हो जाएगा, तो जेड हमको पता है भाई एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल नहीं है तो क्या हो गया, एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर। ये हो गया इम्पीडेंस ऑफ CR सर्किट। और फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। एक्सएल नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स माइनस एक्सी बाई आर। ये हो गया 5। ठीक, तो देख सकते हैं अगर हमको सीरीज LCR सर्किट के फॉर्मूले याद रहते हैं तो किसका रेजिस्टेंस कितना होगा, किसका इम्पीडेंस कितना होगा, कौन किसको लीड करेगा, कौन किसको लैग करेगा, सारा चीज़ हमको आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा सीरीज LCR सर्किट हो गया। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पावर, कैसे हम लोग पावर फाइंड कर सकते हैं, एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ LCR सर्किट, सॉरी कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और रजिस्टिव सर्किट। ठीक, तो कल उसको हम लोग कर लेंगे। और फिर हमारा 2 टॉपिक बच जाएगा। ये दो टॉपिक हमारा होगा, एक होगा ट्रांसफार्मर और दूसरा हो जाएगा हमारा क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर एंड AC जनरेटर। ठीक है, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट यूनिट, दैट विल बी द रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।